गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल का प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को भूगोल का प्रथम अध्याय को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। यहाँ तक कि कल मैं लाइव आकर के लघु प्रश्न उत्तर को भी समझाया था, लेकिन बहुत बच्चों का कहना था कि सर प्लीज़ आप स्क्रीन पर आंसर सहित आप समझाइए। आप इस तरह से समझाते हैं तो मैं कुछ ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के कारण आज मैं आप सभी को लघु प्रश्न उत्तर फिर से समझाने के लिए आया हूँ, तथा आज तो मैं लघु भी समझाऊंगा। लघु को समझाने के बाद मैं दीर्घ प्रश्न उत्तर को भी काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अर्थात जो समझाने का काम है, लघु को भी समझा दूंगा, दीर्घ को भी समझा दूंगा, और दीर्घ को समझाने के बाद अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा दूंगा, ठीक है। अर्थात इस वीडियो में भूगोल का जो हमारा प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ तीनों प्रश्न हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और सभी बच्चों को सबसे पहले यह जो वीडियो है इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, लघु प्रश्न उत्तर कराने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। 1500 रुपये कुछ ज़्यादा रुपये नहीं है। ये 1500 आपको पाँचों विषय का लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें पाँचों विषय पढ़ाए जाएंगे, पूरे साल भर पढ़ाए जाएंगे। आपका जो सिलेबस है उसे अक्टूबर में समाप्त करके रिवीजन के लिए गैस क्वेश्चन दे करके भी आपको रिवीजन करवाए हैं न जाएंगे, ठीक है, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, जबकि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिए जाएंगे। अक्टूबर में सिलेबस को समाप्त करके गैस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे हमें कॉल करके पेड कोर्स में कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं लघु प्रश्न उत्तर के पहले प्रश्न पे। हमारा जो पहला प्रश्न है मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को मानव भूगोल को काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है। एक तो मैंने कॉमन आपको बताया था। मैंने कॉमन क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य जो होता है अर्थात मानव अपने वातावरण से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। मानव एवं वातावरण का जो रिश्ता है, दोनों का रिश्ता पारस्परिक एवं क्या है तो अटूट है, ठीक है। अर्थात दोनों का संबंध, मानव और वातावरण का संबंध क्या है तो अटूट है। इन्हीं संबंधों का विशेष रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल आपको कहा जाता है। मैंने एक कॉमन परिभाषा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से मानव भूगोल की व्याख्या की गई है, जिसमें मैंने फ्रेडरिक रेडजेल का मत बताया, ठीक है, कुमारी सेम्पल का मत बताया, बलास जी का मत बताया। मैंने 3 विद्वान का मैंने मत आपको बताया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है, इसलिए बस मैं आपको रीडिंग मार करके आगे में बढ़ जाता हूँ, क्योंकि कल भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया, ठीक है। तो देखिए मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। यदि आपको ये लघु में 2 नंबर का पूछेगा तो आपको बस इतना लिखना है। कितना लिखना है? इतना, ठीक है। तो इतना देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध पारस्परिक एवं अटूट है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन ही विशेष रूप से मानव भूगोल कहलाता है। 2 नंबर का पूछेगा मानव भूगोल से क्या समझते हैं, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि फिर देखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके मैंने उत्तर दिया है। मानव भूगोल की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, जो कि निम्नांकित है, ठीक है। अब यदि पूछेगा
कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो आपको बस इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसमें दो मत हैं। जर्मन मानव भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तब आपका उत्तर बस इतना आपको देना है। रेटजेल की शिष्या कुमारी सेम्पल, मैंने आपको बताया कि कुमारी सेम्पल जिसे हम एलन सेम्पल के भी नाम से जानते हैं, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल के स्टूडेंट रही, छात्रा रही है, उनका कथन है कुमारी सेम्पल ने मानव भूगोल की व्याख्या जो है इस प्रकार से की है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किनके अनुसार है, ये है आपको कुमारी सेम्पल के अनुसार। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से समझा रखा है पिछले क्लास में, लेक्चर के भी क्लास में मैंने समझा दिया, ठीक है। कल लाइव आया था उसमें भी मैंने समझा दिया, इसलिए ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए मैं जो हूँ वो आपको दूसरा प्रश्न पे चलता हूँ। आपका जो दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम लिखे, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम पढ़े। या मान के चलिए आपके एग्जाम में ये भी पूछेगा कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम लिखे, तो उपक्षेत्र और क्षेत्र दोनों यहाँ पर बात बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। मैंने इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो है सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अधिवास भूगोल, औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल। इन सभी पॉइंटों को मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा था। जबकि और भी आपका हो सकता है संसाधन भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, जनसांख्यिकीय भूगोल, बहुत सारा आपको है ना आ जाएगा। तो इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार से रहेगा कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखे, मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों के नाम लिखे। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, या तो 4 पूछेगा, या तो 2 का नाम पूछेगा, या तो 3 का नाम पूछेगा। 4 से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, जबकि मैंने यहाँ पर 8 उपक्षेत्र का नाम मैंने दे रखा है, ठीक है। यानी 4 से 2 गुना मैंने आपको दे रखा है। इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो नेक्स्ट यानी कि तीसरा प्रश्न आपको जो निकल करके आ रहा है, तीसरा प्रश्न है नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर है मैंने इसे काफ़ी अच्छे से समझाया था, नियतिवाद को काफ़ी अच्छे से समझाया था, निश्चयवाद को काफ़ी अच्छे से समझाया था। ये चारों किसी भी प्रकार से पूछेगा तो प्यारे बच्चों ये चारों का चारों एक ही है, आप घबराइएगा नहीं कि अलग अलग है, ये चारों का चारों आपको एक ही है, ठीक है। नियतिवाद, निश्चयवाद को ही हम लोग है ना कहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया था इस प्रकार से कि मानव को पास जब ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, तो मानव प्रकृति का क्या था, तो दास था। तो मानव जो है क्या करता था, प्रकृति के अनुसार ही वो ढल जाता था। तो उसी चीज़ को मानव का प्रकृतिकरण आपको कहा गया, ठीक है। और इसी विचारधारा को नियतिवाद आपको कहा गया था, ठीक है, जिसमें मानव जो है प्रकृति का दास खुद को समझता है, ठीक है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से देना है, आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। मैंने इस लाइन को भी काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझा रखा था, ठीक है। इसके अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव की समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित कौन करते हैं, तो पर्यावरण आपको करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे देना है, इसको मैं समझा रखा हूँ, इसलिए मैं आगे में आपको बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट है संभववाद या संभावनावाद, दोनों एक ही प्रश्न है, घबराइएगा नहीं कि दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। मैंने आपको इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जब मानव को बुद्धि आ जाता है, मानव क्या करता है, तो पर्यावरण को समझ करके जो तकनीक विकसित करता है, ठीक है, जो तकनीक विकसित करता है और विकसित करने के बाद वो अपने आवश्यकता अनुसार वो क्या करता है, तो विकास करता है। अनेक प्रकार के आपको दिखेगा कि वस्तुएं को तैयार करता है, जैसे आग का खोज किया, दवाई का खोज किया, एरोप्लेन का खोज किया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो विचारधारा है, इसी विचारधारा को संभववाद आपको कहा जाता है या संभावनावाद।
आम भाषा में आप कह सकते हैं कि मानव ने वह संभव कर दिखाया जो संभव आपको नहीं था। ठीक है, इनके जो प्रवर्तक रहे, जो समर्थक रहे, मैंने आपको ये भी आपको बताया था, प्रोफेसर ब्लास जी थे, लुसियन फेब्रे जी थे, इनके समर्थक आपको रह चुके हैं। ठीक है, खैर हम लोग आते हैं उत्तर पे। आपको किस प्रकार से आपको उत्तर आपको लिखना है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने वातावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो कैसे समझ है ये, कैसे समर्थ है, तो वह क्या करता है कि भौतिक दशाओं को समझ करके नई तकनीक को विकसित करता है, तो जिससे वह परिवर्तन करने में समर्थ है। ठीक है, तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण को परस्पर संबंध, यह विचारधारा मानव केंद्रित है। इसमें क्या है, तो मानव आपको केंद्रित है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों आते हैं, हमारा जो पांचवा जो प्रश्न है, वह पांचवा प्रश्न है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। मैंने आपको ये भी आपको बताया था, नवनियतिवाद और नवनिश्चयवाद। ठीक है, यह एक प्रकार का, किस प्रकार का विचारधारा है प्यारे बच्चों, तो यह एक प्रकार का मध्यमार्गी विचारधारा है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, तो प्यारे बच्चों मध्यमार्गी विचारधारा है, जिसके प्रवर्तक आपको टेलर जी हैं। मैंने आपको ये भी है ना बताया था प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम इसके उत्तर पर है ना आते हैं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको देना है। यह विचारधारा उपरोक्त दोनों विचारधाराओं की चरम अवस्था के बीच का दर्शन है। ग्रिफिथ टेलर ने माना है कि मानव एक निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार उसने मानव की बुद्धि कुशलता को भी पर्यावरण को प्रभावित करने में एक सीमा तक ही सक्षम माना है। ठीक है, ये कौन माना है, यह आपको टेलर जी माने हैं, जिसका पूरा नाम ग्रिफिथ आपको टेलर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आपको निकल करके आता है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है, इसका तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्राधान्यता प्रदान की जाती है। चूँकि मानव मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विद्वानों से स्वतः संबंध हो जाते हैं जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रमुखता से सम्मिलित करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें अंतर संभावनावाद और निश्चयवाद में अंतर बतावे। मैंने आपको ये कल समझाया था, लेकिन बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि जो अंतर होता है, एक तो अंतर हो गया दोनों का परिभाषा। मैंने दोनों का अंतर मैंने समझा रखा, दोनों का परिभाषा को मैंने समझा दिया, तो दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, उसका अंतर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के उसका परिभाषा है, तो पहले परिभाषा में आपको मैं पढ़ देता हूँ इस प्रकार से। संभववाद और निश्चयवाद में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने वातावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण को परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। ठीक है, दूसरा अंतर, इसका अलग विचार, ये इसका आपका परिभाषा आपका हो गया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर हो गया। तो यदि मैं दूसरा अंतर की बात करूं तो दूसरा अंतर कुछ इस प्रकार से है। इसके समर्थक इस विचारधारा को मानने वाले विडाल डीला ब्लास तथा लुसियन फेब्रे प्रमुख थे, जबकि निश्चयवाद इनके जो समर्थक आपको रहे फ्रेडरिक रेडजेल तथा कुमारी सैंपल। ठीक है, तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल थे, एलएनसी सैंपल थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो लघु प्रश्न उत्तर है, लघु प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं दीर्घ प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, आपका जो दीर्घ प्रश्न उत्तर है, दीर्घ प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न आपका है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर आपको टिप्पणी लिखे। तो प्यारे बच्चों विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो हम लोग जैसे देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी, तो जिस प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का जो संबंध किससे होता है, धन से होता है।
ठीक है। उसी प्रकार जो भूगोल का जो संबंध होता है वो एक स्थान से होता है। भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो प्यारे बच्चों आपको स्थान होता है, जिसके अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार आपको मनुष्य जो है उस स्थान पर रह करके एक समुदाय का रचना करता है, एक जाति का रचना करता है, ठीक है। इस प्रकार इसका जो विषय क्षेत्र है वो अनेक प्रकार से आपको पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि इनकी हम मृत्यु दर, जन्म दर की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग इनका विषय क्षेत्र क्या आपको है ना बन जाता है, तो जनांकीय भूगोल यदि बन जाता है। इसके अंतर्गत यदि हम आर्थिक चीज़ों का अध्ययन करें तो वह आर्थिक भूगोल आपको है ना बन जाता है, जिसके अंतर्गत आपको कृषि चले आता है, व्यापार चले आता है, ठीक है। यदि इसके अंतर्गत नगर का चर्चा होगा, गांवों का चर्चा होगा, तो आपका कौन सा भूगोल है ना हो जाएगा, तो आपको अधिवास भूगोल आपका है ना हो जाएगा। इसके अंतर्गत यदि हम पर्यटन चीज़ों का अध्ययन करें तो पर्यटन भूगोल आपको है ना हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो विषय वस्तु है वो आपको काफ़ी ज़्यादा व्यापक आपको हो जाता है, ठीक है। जिसमें हम खास करके जो मनुष्य है उसका घनत्व विकास वृद्धि देखते हैं, जनांकीय के लक्षण देखते हैं, स्थानांतरण को देखते हैं, जनसंख्या का वितरण देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध मूल आदि से तथा भूगर्भ शास्त्र का संबंध शैलों से रहता है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र स्थान बिंदु स्थान है, ठीक है। केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, परंतु कई विद्वानों के विचार में मतभेद हैं। मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान तथा प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति ही मानव भूगोल की विशेष सामग्री है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसके अंतर्गत मानव प्रजातियां, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व विकास वृद्धि, जनांकीय के लक्षण, जन स्थानांतरण आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही मानव समूहों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विषय क्षेत्र हो गया। अब हम देखेंगे मत के अनुसार देखेंगे, एक फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार देखेंगे, एक हंटिंगटन का मत हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि रेटजेल का मत की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक रेटजेल ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेटजेल का जो यहाँ मतलब है वह मतलब है फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेटजेल ने मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित किए हैं, ठीक है। जिसमें मानव वितरण के स्वरूप, उसके समुदाय, जातियाँ, राष्ट्रीयता, भाषाएं एवं धार्मिक धारणाओं के इन तथ्यों के वितरण पर भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण एवं वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव जो व्यक्ति और समाज पर पड़ते हैं, इनके बारे में व्यापक तौर पर आपको अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यदि मैं हंटिंगटन की मत की बात करूं तो हंटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में विस्तृत किया है, जो कि निम्नलिखित है। एक तो पहला हो जाएगा भौतिक दशाएं और दूसरा हो जाएगा मानवीय अभिव्यंजना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ का पहला प्रश्न आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो हमारा जो प्रश्न निकल करके आता है, मानव भूगोल के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। मैंने प्रकृतिकरण के अंतर्गत मैंने आप सभी को बताया था कि मानव जो है प्रकृतिकरण के अंदर प्रकृति के अनुसार क्या करता है, तो खुद को ढाल लेता है, ठीक है। खुद को ढाल लेता है। उस समय क्या होता है कि मानव खुद को प्रकृति का दास समझता है, लेकिन जैसे जैसे मानव को ज्ञान आता है, मानव पर्यावरण को समझ करके एक नई तकनीक विकसित करता है और उस तकनीक के हिसाब से परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है। जैसे आग की खोज करना, DNA से बहुत सारे बीमारियों का इलाज करना, ठीक है। तो यही मानव का प्रकृतिकरण आपको कहलाया है। तो इसका उत्तर जो है आपको कुछ इस प्रकार से आपको देना है। मनुष्य अपनी भौतिक पर्यावरण के साथ तकनीक ज्ञान की सहायता से पारस्परिक संबंध रखता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य ने क्या उत्पन्न किया है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने किन उपकरण और तकनीक की सहायता से उत्पन्न किया है, ठीक है। तकनीक सांस्कृतिक विकास की ओर संकेत करती है। प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही
मनुष्य ने तकनीकी विकास किया है। जिस प्रकार पत्थरों के टुकड़ों के घर्षण से आग का आविष्कार किया गया है, उसी प्रकार डीएनए की जानकारी से बहुत सी बीमारियों का पता चलता है। हम जानते हैं कि प्रकृति के बारे में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ठीक है, जिसमें मनुष्य की पर्यावरणीय बेड़ियां ढीली हो जाती है, ठीक है, अर्थात वो जो गुलाम जो समझता है, दास समझता है, वो धीरे धीरे स्वामी समझना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत प्रभावित था। एक प्रकार से वह प्रकृति का दास कहलाता था। यहाँ दांत लिखा हुआ है, क्या होगा तो दास कहलाता था, ठीक है। प्रकृति के अनुसार ही वह अपने आप को बनाता था, क्योंकि उस समय में तकनीकी ज्ञान बहुत कम था, नहीं के बराबर था, तथा मानव समाज विकास भी निम्न था। मानव समाज तथा प्रकृति की शक्तियों को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है। यही मनुष्य का प्राकृतिकरण था, ठीक है। कुल मिलाकर के समझिए प्राकृतिकरण में क्या हुआ, मानव के पास ज्ञान नहीं था। मानव जब ज्ञान नहीं था तो पर्यावरण के अनुसार चलता था, जिस कारण मानव जो है पर्यावरण का दास हो गया, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। लेकिन जैसे जैसे मानव पर्यावरण को समझ करके तकनीक को विकसित किया, और विकसित करने के बाद वो पर्यावरण को चुनौती दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा जो दीर्घ आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित करें। जब भी दीर्घ पूछेगा तो आपको प्यारे बच्चों यही प्रश्न पूछेगा, मानव भूगोल को परिभाषित करें, और एक और प्रश्न आपको सटा देगा, मानव भूगोल के उपक्षेत्र बताएं। तो मैंने मानव भूगोल को परिभाषित लघु में ही काफ़ी अच्छे से समझा दिया था, और इसका जो उपक्षेत्र है ये भी उपक्षेत्र काफ़ी आपको अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ रीडिंग मार करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि लघु में अभी मैंने आप सभी को समझाया। सबसे पहले मानव भूगोल क्या है, तो दीर्घ आएगा तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। दीर्घ आएगा तो पूरा लिखना है, लघु आएगा तो छोटा सा लिखना है, ठीक है। उपक्षेत्र में इस प्रकार से देना, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आदिवासी भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये समझाने का जरूरत है नहीं, मैं अभी भी लघु में समझाया, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों जो दीर्घ प्रश्न उत्तर है, ये दीर्घ प्रश्न उत्तर भी आपका समाप्त हो चुका है। आपका देखिए जो भूगोल है ना, भूगोल का जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर छोटे छोटे हैं। एक बुक में लगभग 10 चैप्टर हैं, इस हिसाब से लगभग 20 अध्याय आपका हो जाते हैं। भूगोल में दोनों किताब लगा करके 70 नंबर का आपका भूगोल रहता है। ऊपर से जो पहला अध्याय है, यह अध्याय और भी छोटा है, ठीक है, इसलिए इसका दीर्घ और लघु काफ़ी कम क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो जितने आपको बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैंने आप सभी को लिखा दिया। इसलिए अब मैं आता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुमारी सैंपल ने कहा है, मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, तो उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द आपको गढ़ा है, इसलिए इसको ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है ना। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे ने ही संभववाद ये जो शब्द है इसका प्रयोग ये इन्होंने किए थे। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है संभववाद अवधारणाओं में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक को आपको माना गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल आधुनिक मानव भूगोल के क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको जनक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक है तो कौन है, तो टेलर जी, ग्रिफिथ टेलर इनका पूरा नाम है, मैंने आप सभी को बता रखा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो कौन थे, तो नियतिवाद के विचारक इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। रिटर्ड भी थे, हम्बोल्ट भी थे, कांट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, यह आपको उपागम नहीं है। नेक्स्ट आपका है कौन सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। यह जो
आपका है, यह आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चूंकि यात्रियों का विवरण ये भी स्रोत है, प्राचीन मानचित्र के माध्यम से पता चलता है, प्राचीन महाकाव्य से भी पता चलता है, ये नहीं आपका। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी। भूगोल का प्रथम अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552, ठीक है, 4552। इस नंबर पर कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।